नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे पेटीएम के बारे में। पेटीएम कल 10% के अपर सर्किट पे था और इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि क्या आने वाले समय में इसी तरह पेटीएम चलता जाएगा और जो इन्वेस्टर फंसे हुए, किसी ने 700 पे लिया है, किसी ने 800 पे लिया है, किसी ने 1200 पे लिया, किसी ने 1500 पे लिया है, तो क्या पेटीएम से ये इन्वेस्टर जो फंसे हुए हैं बाहर निकलेंगे, वो भी विदाउट एनी लॉस? क्या पेटीएम वापस 1800 रुपया 1900 रुपया अपना भाव दिखा सकता है? इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पेटीएम के लिए गुड न्यूज़ आया है, पर ये जो गुड न्यूज़ है ये कितने दिन तक चलता है, कितना पेटीएम के लिए प्रॉफिट रहता है, ये देखने वाली बात है। और हाँ, मैं इस वीडियो में आपको एक डाटा भी आपसे शेयर करूंगा और वो डाटा देख कर ना आप खुद समझ जाओगे कि पेटीएम अपना जो हाई प्राइस था 1000 1200 1800 का, वहाँ तक जा सकता है या नहीं। मतलब जो मैं डाटा शेयर करूँगा सिंपल डाटा रहेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। वो डाटा देखकर आप खुद समझ जाओगे कि हाँ, पेटीएम जाएगा वहाँ अपने प्राइस पे ऊपर के या नहीं जाएगा। तो ठीक है, हम वीडियो को स्टार्ट करते, पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये पेटीएम कल 10% के अपर सर्किट पे क्यों था। मैं आपको पहले न्यूज़ रीड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको वो न्यूज़ समझाता हूँ। और मैं जो ये न्यूज़ समझाने वाला हूँ, आप पूरे यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ लेना, आपको कोई भी इतना डिटेल में नहीं बताएगा। बस वो रीड कर देंगे, उसका मतलब क्या, वो कुछ नहीं बताएंगे। मैं आपके सामने न्यूज़ रीड कर लेता हूँ। सरकार ने पेटीएम के पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस के लिए जो फॉरेन से पैसा आने वाला था, 50 करोड़ का अमाउंट था, उसको मंजूरी दे दिया है। मतलब इनके पास वो जो पेमेंट एग्रीगेटर का बिजनेस रहता है, उसके लिए उनको बाहर से फंड आने वाला था 50 करोड़ का, तो आरबीआई ने इसको होल्ड करके रखा था। पर आरबीआई ने अब मंजूरी दे दिया है कि आप पैसा ले सकते हो फॉरेन से। इसके लिए पेटीएम में हमको 10% का अपर सर्किट देखने के लिए मिला। अब हम समझते हैं कि ये पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस क्या है, इसके लिए क्यों अप्लाई कर रही है, मतलब आरबीआई के पास क्यों जाएगी पेटीएम। पेमेंट एग्रीगेटर का ना जो लाइसेंस है ना, वो आरबीआई से लेना होता है। अमेजॉन के पास है, गूगल पे के पास है, और इसके पास भी, ग्रो के पास भी है। मतलब जितने भी ये जो ऑनलाइन हम प्लेटफॉर्म से यूपीआई से वो करते हैं ट्रांजेक्शन, उनके पास है, पर ये पेटीएम के पास नहीं। आखिर ये एग्रीगेटर बिजनेस है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इसका लाइसेंस होने या ना होने से कंपनी पे क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ। पेटीएम के पास अभी पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस नहीं है। आरबीआई के पास जाएंगे इन लोग अप्लाई करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है। मान लो कि पेटीएम से आपने कुछ शॉपिंग किया, अब कस्टमर पेटीएम को पे करेगा, और पेटीएम के पास तो पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस नहीं है, तो पेटीएम किसी और के पास जाएगा और उनको बोलेगा कि भाई मेरा कस्टमर मुझे पे करना चाहता है, आप अपने जरिए मुझे पे करवा दो। उसके पास अगर लाइसेंस नहीं रहेगा तो पेटीएम किसी और के पास जाएगा, बोलेगा कि भाई, पेटीएम बोलेगा कि भाई मेरे पास एग्रीगेटर का लाइसेंस नहीं है, पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस नहीं है, तो आप अपने जरिए मुझे पेमेंट करा दो। तो ये ऐसे समझ गए। और मान लो कि इसके पास कल को लाइसेंस आ गया, मतलब आरबीआई के पास ये जाएंगे अप्लाई करने के लिए पेमेंट एग्रीगेटर के लिए। अगर इनके पास पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस आ गया तो इनको डायरेक्ट वो लोग पे कर देंगे, पेटीएम को डायरेक्ट पे कर देंगे, पेटीएम को किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इजी वे में समझ गए रहोगे। और भी अगर आपको समझना रहेगा तो गूगल वगैरह कर लेना, पर मैं आपको एग्जांपल समझा दिया हूँ कि अगर एग्रीगेटर का लाइसेंस है आपके पास, पेमेंट एग्रीगेटर का, तो आप डायरेक्ट कस्टमर से पैसा ले सकते हो। अगर आपके पास पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस नहीं है तो आपको किसी और के थ्रू जाना होता है, उनसे पैसा, मतलब किसी और को बोलना पड़ता है जिसके पास एग्रीगेटर का लाइसेंस रहता है कि भाई तेरे पास एग्रीगेटर का लाइसेंस है, तू मुझको मेरे कस्टमर से पैसा दिला दे। तो इस तरह आप समझ सकते हो। अब मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको कुछ डाटा दिखाऊंगा और डाटा से आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं। मैंने स्कैनर खोल लिया है, स्टॉक स्कैनर खोल लिया है। अब मैं आपके सामने मतलब उस कंपनी का फाइनेंशियल मतलब स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अभी इसका मार्केट कैप है 32,404 करोड़ और इसका ऑल टाइम हाई कुछ 1830 रुपये गया था शेयर का प्राइस, मुझे याद नहीं, देख लेना, पर समथिंग इतना ही गया था। इसका आरओसी माइनस है, आरओई माइनस है, मतलब कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, इधर से ही पूरा गड़बड़ है। कंपनी के ऊपर यहाँ पे दिखा रहा है 177 करोड़ का कर्जा है। बाकी सेल्स ग्रोथ बात करें तो सेल्स ग्रोथ इनका अच्छा है, 52% का है लास्ट 3 ईयर का। और सेल्स ग्रोथ अगर लास्ट 5 ईयर का देखें तो 25% है। ठीक है, पर मैं आगे बढ़ता हूँ तो आगे आपको समझ में आएगा। मैं आगे इनका क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो इन्होंने रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इनकी सेल्स जनरेट हो रही है। अगर मैं लास्ट 3 क्वार्टर का अगर सेल्स बताऊं तो जून क्वार्टर में इनका सेल्स था 1502 करोड़ का, मार्च क्वार्टर में इनका सेल्स था 2267 करोड़ का, और दिसंबर के क्वार्टर में इनका सेल्स कितना था 2850 करोड़ का। सेल्स ठीक है इनका हो रहा है, पर इनका नेट प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कर रही है, 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं कर रही है। सेल्स हो रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड, ये देखो, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा तो आपको समझ जाएगा। देख सकते हो स्क्रीन पर कि कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कर रही है। जून क्वार्टर में 840 करोड़ का लॉस, मार्च के क्वार्टर में 550 करोड़ का लॉस, दिसंबर के क्वार्टर में 222 करोड़ का लॉस, लॉस ही लॉस है पूरा, देख सकते हो लाइन से।
अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूँ, इसमें 2015 तक का डाटा दिया है, मैं ईयर ऑन ईयर का भी मैं बता देता हूँ। मैं लास्ट आपको 5 ईयर का बता देता हूँ, मैं 2019 से रीड करता हूँ। 2019 में इन्होंने सेल्स किया था 3,224 करोड़ का, 2020 में इन्होंने सेल्स किया था 3,280 करोड़ का, और 2021 में इन्होंने सेल्स किया था 2,801 करोड़ का। 2022 में इन्होंने सेल्स इनकी डबल हो गई थी, हाँ सेल्स देखो इनकी ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, 4,974 करोड़ का, और 2023 में 7,990 करोड़, 2024 में 9,988 करोड़। मतलब इनकी सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है ईयर ऑन ईयर, पर ये प्रॉफिट नहीं कर पा रहे सेल्स पे। मतलब समझ रहे हो कि मतलब ये कौन सा बिजनेस है, तुम सेल्स कर रहे हो, तुम्हारा माल बिक रहा है, माल बिक रहा है, पर उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, तो कंपनी कैसे ग्रो होगी, कंपनी का प्राइस टूटेगा ना। जो शेयर मार्केट है उसको पता रहती है कि कंपनी की कितनी औकात है मार्केट में। वो जब भले वो जब अनलिस्टेड रहे तो कंपनी का बहुत हवेबाजी में रहेगी, वो बात अलग है, पर जब लिस्टेड हो जाती है तो मार्केट को कंपनी की औकात पता रहती है। मार्केट उसका बैलेंस शीट देख के उसकी औकात बता देती है कि ये तेरा प्राइस है। 1,800 रुपये पे था, टूटते टूटते आपके सामने 350 रुपये पे कुछ आ गया था। अब मैं स्क्रीन पे आपको नेट प्रॉफिट दिखाता हूँ। 2015 से कंपनी ने 1 रुपये का नेट प्रॉफिट नहीं किया है। मैं ईयर नहीं पढ़ता हूँ, पर 2015 से मैं रीड कर रहा हूँ। ईयर पढ़ूंगा तो मतलब आप मतलब बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ये देखो 2015 में 372 करोड़ का लॉस, 2016 में 1,535 करोड़ का लॉस, 2019 में नेट प्रॉफिट 4,231 करोड़ का लॉस, कुछ भी नहीं, नेट प्रॉफिट माइनस में। 2020 में 2,942 करोड़ का नेट प्रॉफिट माइनस में लॉस, 2021 में 1,700 करोड़ का लॉस, 2022 में 2,396 करोड़ का लॉस। मतलब ये पूरा लॉस ही लॉस है, स्क्रीन पर देख सकते हो। मतलब कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, तो आपको लगता है स्टॉक का प्राइस जाएगा। थोड़ी न्यूज़ आई पॉजिटिव, जो थोड़ी न्यूज़ आई पॉजिटिव, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक ऐसे ही कंटिन्यू भागेगा। मुझे नहीं लगता है कि वापस ये 1,800 के रेट पे जाएगा, क्योंकि कंपनी कुछ प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रही है। जब तक कंपनी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रही है तो इन्वेस्टर को पैसा कमा के कैसे देगी। जब कंपनी कमाएगी, खुद कमाएगी, तब इन्वेस्टर को पैसा देगी ना। उनके खुद के पास पैसा नहीं रहेगा तो इन्वेस्टर को कहाँ से देगी। और ये जो पेमेंट एग्रीगेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं लोग, इसको बहुत पॉजिटिव समझ रहे हैं। ग्रो के पास भी है, क्या बोलते हैं, अमेजोन के पास भी है, गूगल पे के पास भी पेमेंट एग्रीगेटर है। तो अगर इनके पास ये आ गया तो भी कोई बड़ा टर्नओवर नहीं होगा इनके लिए, इस बात का ध्यान रखना। कंपनी 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं कर रही है। मैं स्क्रीन पर डाला था, डाल देता हूँ वापस, चाहे तो मैं डाल देता हूँ, आप देख लेना। इतना लॉजिक, इतना बेसिक तो आप भी समझ सकते हो कि कोई जब खुद ही नहीं प्रॉफिट करेगा तो दूसरे को क्या प्रॉफिट करा के देगा। सेल्स इनकी अच्छी है पर प्रॉफिट नहीं हो रही है, इस बात को मानना पड़ेगा आपका। बाकी स्टॉक कितना भी न्यूज़ पे चल जाए, ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, कुछ भी मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपने 1,000 के अंदर लिया है, अगर आपने 1,000 के अंदर लिया है तो आप नसीब है, अच्छा किस्मत रहेगा, कुछ बाउंस बैक मिलेगा। किसी ने 700-600 पे लिया रहेगा, शायद कुछ नसीब किस्मत अच्छा चल जाए, अपर सर्किट 2-3 लग जाए, पैसा निकल जाए तो निकल जाना। भले आपके प्रॉफिट 10% माइनस में भी रहे तो मेरे ख्याल से आपको निकल जाना चाहिए। मतलब ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि भाव टू भाव निकलूँ। सपोज़ आपकी बाइंग 600 पे है और 550 भी जाता है रेट, तो आपको निकल जाना चाहिए। मतलब हाथ जोड़ लेना चाहिए कंपनी से, क्योंकि कंपनी कुछ भी प्रॉफिट नहीं कर रही है। हाँ, कंपनी का नाम है। अगर आप मार्केट में घूमोगे तो आपको पेटीएम वगैरह देखने के लिए मिलेगा। मैं खुद पेटीएम यूज़ करता हूँ। पेटीएम ऐप काफ़ी अच्छा है, मस्त चलता है, स्मूथ चलता है, उसमें कोई नहीं दिक्कत है। पर कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही ना, उसका क्या करें हम, वो भी तो सोचने वाली बात है ना। जब कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं कर रही है, तो हम उसमें पैसा कौन लगाएगा, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। अगर 2-3 अपर सर्किट लग जाए आपके भाव से, अगर 50-100 भी नीचे, तो मेरे ख्याल से आपको इससे बाय बाय कर देना चाहिए आपको। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बाकी न्यूज़ पे चलने के लिए तो जीटीएल इंफ्रा भी चल रहा है। जीटीएल इंफ्रा हो गया, बहुत सारे ऐसे ख़राब कंपनी न्यूज़ पे चलते हैं, तो वो सब अपने को नहीं करने का। फिर वो क्या, एक जुआ हो जाता है कि हाँ इसमें अपर सर्किट लग जाएगा, मैं निकल जाऊँगा, ये एक जुआ हो गया, वो एक बात अलग हो गया। पर जो प्रैक्टिकली जो दिख रहा है हमको यहाँ पे, हमको उस वो बात को लेके चलने का है। अगर अगर कंपनी प्रॉफिट में रहती तो शेयर का प्राइस कभी नहीं गिरता इतना। कंपनी लॉस में थी, लोगों ने देखा लॉस में, इसके वजह से इसका प्राइस गिरा ना। अभी शायद मेरे ख्याल से 6 की 7 महीना पहले एक न्यूज़ आया था, जो वॉरेन बफेट की कंपनी है, उन्होंने कुछ, मुझे याद नहीं अभी फिगर, 300 की 400 करोड़ का लॉस होके इस कंपनी से निकले थे। मतलब वो पागल नहीं है ना, वो इतने बड़े इन्वेस्टर है, क्या उनको नॉलेज नहीं है कि ये कंपनी आगे जाएगी कि नीचे जाएगी। उनको भी तो नॉलेज है ना, वो भी तो बैलेंस शीट देखे रहेंगे ना कि कंपनी तो 2015 से 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं की, 1 रुपये का नहीं प्रॉफिट किए। 2015 से लेके 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कितना हो गया, 9, 10 साल से कंपनी ने 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं किया है। तो कितनी सोचने वाली बात है, आप बताओ ना।
तो ज़्यादा मैं आपको इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, जो है सामने है देख लो। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मैं आपको बता देता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसमें क्या है, एफआईज ने 58% का होल्ड किया हुआ है। सब माल उठाया है, फॉरेन वालों ने लेके रखा है, सब फंसे हुए हैं। और अगर यहाँ पे मैं एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे मैं अगर डीआईज़ की बात करूँ तो डीआईज़ में कौन है, डीआईज़ में एक मीरा म्यूचुअल फंड के पास, ये 2024 का है कि 23 का, हाँ 2024 का है। अभी अगर हमारे इंडियन की बात करें कि इंडियन लोगों ने कौन, मीरा म्यूचुअल फंड ने कुछ 4% होल्डिंग की है, निप्पॉन म्यूचुअल फंड ने 1.76% की होल्डिंग की है। बाकी पब्लिक में भी ज़्यादातर बड़े बड़े लोग ने होल्ड किया है। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब सीधा साधा यही है कि जो छोटी छोटी न्यूज़ आएगी उस न्यूज़ से ये स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत लोग फंसे हैं तो स्टॉक ऊपर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको कुछ ज़्यादा सीरियस लेने का, आपको सीरियस नहीं लेना। और दूसरी बात, मैंने इसका जो मेन स्ट्रक्चर है, मतलब जो बेस है इसका, बैलेंस शीट है, वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है। कंपनी ने 10-12 साल से 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं किया है, तो आप खुद समझ जाओगे कि आपको इसमें रहना है या नहीं रहना है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपको निकलना कब है। 100-200 रुपये के भी अगर गैप में आपको ये मतलब आ गया है, मतलब 700 में लिया है, 550-600 भी आ गया, किस्मत रहा 10% का अपर सर्किट वापस लग गया, तो आपको निकल जाना चाहिए। भाव टू भाव नहीं सोचना, भाव टू भाव के चक्कर में क्या पता और नीचे चल जाओगे। बाकी फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा है कि ये कंटिन्यू क्या पता 10-10 अपर सर्किट लगाते जाए या 10-10 लोअर सर्किट लगाते जाए। तो फ्यूचर तो किसी ने नहीं दिया देखा है। किसी ने 1800 में लिया रहेगा तो उसने भी फ्यूचर नहीं देखा रहेगा, किसी ने 1500 में लिया उसने भी फ्यूचर नहीं देखा रहेगा। और जब इसका लो था 350-300 रुपये का, तो भी किसी ने इसका फ्यूचर नहीं देखा रहेगा कि क्या पता है, उनको भी नहीं पता रहेगा कि ये कल को अपर सर्किट में चलने वाला है। तो ये एक जुए वाला स्टॉक है, आपको इससे दूर रहना चाहिए। फंसे हो तो एक उछाल मिले तो निकल जाओ, बात खत्म। बाकी जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया, एक स्टडी पर्पस के हिसाब से बताया, एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया, तो इसको कोई भी आप बाय सेल का कॉल नहीं समझना। जो भी आपको बाय सेल का कॉल लेना रहता है एक सेबी रजिस्टर एडवाइज़र से लेना होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं बस आपको केवल एक स्टडी पर्पस, एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया, तो इस बात का आप ध्यान रखना।